बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लास्ट जो लेक्चर मैंने फिनिश किया था उसके अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि क्वांटम मैकेनिकली हमें पता चल गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी रखते हैं, जिनको कि हम फर्मी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, वही असल में रोल प्ले कर रहे होते हैं किसी ना किसी प्रॉपर्टी में, चाहे वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हो, चाहे वो थर्मल कंडक्टिविटी हो, चाहे वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो, या थर्मल प्रॉपर्टीज जैसे कि स्पेसिफिक हीट है। कोई भी प्रॉपर्टी हम एक्सप्लेन करना चाहें मेटल की, तो हमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिए जो कि फर्मी एनर्जी के आसपास हैं, जिनकी एनर्जी फर्मी एनर्जी के आसपास है। तो वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और उस नंबर को हम किस तरीके से कैलकुलेट करें, और जब एक दफ़ा हम वो नंबर कैलकुलेट कर लें, तो फिर हम एवरेज एनर्जी इलेक्ट्रॉन की किस तरीके से निकालें। ठीक है, क्लासिकली तो हम ये पढ़ते थे कि अगर इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, लेट सपोज हाफ एम वी स्क्वायर। ये एक किसी भी इलेक्ट्रॉन की एवरेज एनर्जी जो है वो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते थे। लेकिन चूंकि वो एक प्योर पार्टिकल है और प्योर पार्टिकल क्लासिकल लॉज को ओबे करता है, तो इस तरह से हम उसकी एनर्जीज निकाल सकते हैं। लेकिन अब जब हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक वेव की तरह बिहेव कर रहा है, तो अब हम उसकी एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अंदर तो इसकी एनर्जी डिटरमाइन करने का फॉर्मूला ये है कि अगर आपको क्वांटम नंबर मालूम हो, तो हर स्टेट के अंदर जो है वो आप एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसकी जो एनर्जी है वो ये होगी। डिफरेंट स्टेट में अगर आपसे कहा जाए कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर निकालें या सेकंड एक्साइटेड स्टेट के अंदर निकालें, तो आप इसके अंदर जो है क्वांटम नंबर्स पुट अप करके इधर से एनर्जी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हर हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो अलग अलग है, एवरेज कैसे निकालेंगे हम, ठीक है, वो एवरेज हमें निकालना नहीं आता। तो वो एवरेज हम निकालना सीखना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, जो हमारे काम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि फर्मी लेवल के आसपास हैं, उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो भी हमें निकालना नहीं आता। तो अब हम वो सीखना चाहते हैं। अच्छा, अब अगर हम क्वांटम मैकेनिकली या एवरेज इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी निकालना सीखें या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना सीखें, तो हमें दो चीजों की जरूरत होगी। सबसे पहले तो ये कि फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ ऑफ ई। एफ ऑफ ई क्या चीज है, ये एक फॉर्मूला है। इट इज द क्वांटम मैकेनिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसकी मदद से हम प्रोबेबिलिटी बताते हैं और फर्मियॉन्स के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और फर्मियॉन्स कौन से होते हैं, स्पिन हाफ लाइक पार्टिकल्स। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, हम इसकी मदद से इलेक्ट्रॉन की पर्टिकुलर एनर्जी ई होने की प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ई होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो दिस इज एफ ऑफ ई बेसिकली। और दूसरी चीज इसकी हमें जरूरत पड़ेगी वो है डेंसिटी ऑफ स्टेट, जिसको हम जेड ऑफ ई या फिर जी ऑफ ई से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली ये एनर्जी डेंसिटी ऑफ अलाउड एनर्जी स्टेट्स होते ही। मिसाल के तौर पे एक मेरे पास एक स्क्वायर सा रूम है। इस रूम के अंदर जो है वो बहुत सारी चेयर्स रखी हुई हैं और वो टेबल्स रखी हुई हैं लेट सपोज, और उनका भी शेप जो है वो स्क्वायर है और ये बिल्कुल टाइटली पैक रखी हुई है। ठीक है, इस तरीके से मैं बना रही हूँ। तो ये देखिए कितनी टेबल्स हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, 5 इधर है और 4 इधर है, तो 20 टेबल्स हो गई। ठीक है, 20 टेबल्स आई हैव। तो अब देखें जगह कितनी थी इस रूम के अंदर। अगर इस जगह, अगर मैं कहूँ कि ये 4 मीटर का रूम था यहाँ से, और ये 5 मीटर का रूम था, ठीक है, तो एक टेबल जो है वो कितनी जगह घेर रही है, और ये बिल्कुल क्लोजली जो है ना वो पैक रखी हुई है सारी की सारी टेबल्स। तो मैं ये कहूंगी कि जितना रूम के अंदर जगह थी, अगर ये 4 मीटर और 5 मीटर, यानी कि एरिया ऑफ द रूम जो था वो कितना था, एरिया जो था वो कितना था, 4 × 5 इज इक्वल टू 20 मीटर स्क्वायर का एरिया था। और एक टेबल जो है वो तकरीबन जितनी भी जगह घेर रही है, चूंकि क्लोजली पैक रखी हुई है, तो सारी के सारी सारा के सारा रूम जो है ना वो मेरा कवर हो गया। तो मैं कहूंगी कि एक
जो टेबल जो है, जो जगह घेर रही है, ठीक है, डिवाइडेड बाय अवेलेबल टेबल एरिया, टोटल टेबल एरिया, कि टेबल्स ने टोटल कितनी जगह घेरी, डिवाइडेड बाय द अवेलेबल एरिया। तो ये क्या चीज होगी? टोटल टेबल्स ने कितनी जगह घेरी हुई है, पूरा ही कमरा घेर लिया, कोई खाली जगह तो बची भी नहीं है, तो हम उसको कहेंगे 20 मीटर स्क्वायर। और अगर अवेलेबल एरिया देखूं तो भी वो 20 मीटर स्क्वायर ही है। सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये बात मालूम करना चाह रही हूँ कि इस कमरे के अंदर कितनी गुंजाइश थी, 20 मीटर स्क्वायर की, और इस कमरे में जो टेबल्स ने जगह ऑक्युपाई की है वो कितनी की। अब मिसाल के तौर पे बिल्कुल दूसरी एग्जांपल देखते हैं कि वही कमरा है अभी 20 मीटर स्क्वायर का, लेकिन टेबल्स जो पड़ी हुई है वो एक इधर पड़ी हुई है, एक इधर पड़ी हुई है, ठीक है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। अब क्या हुआ? अब टोटल, अब मैं वही फॉर्मूला अप्लाई करूंगी, तो अब मैं ये कहूंगी कि कितनी जगह अवेलेबल थी, और अब कितनी टेबल्स यहाँ पर मौजूद है, 1 2 3 4 5 6 टेबल मौजूद है, लेट सपोज 20 टेबल्स के बजाय 6 टेबल्स मौजूद हैं, तो आधे से ज्यादा तो जगह खाली ही होगी। तो आधे से ज्यादा जगह खाली है, तो मैं अपने अंदाजे से लिख देती हूँ कि भाई ये जो है ना 7 मीटर स्क्वायर की जगह इन्होंने अभी घेरी हुई है। तो 7 डिवाइडेड बाय 20 अगर मैं करूँ, तो जो भी आंसर होगा मेरा, वो मेरा क्या कहलाएगा कि वो मुझे ये बताएगा कि टोटल इतनी जगह थी, और उसमें से इतनी जगह जो है वो घिरी हुई है टेबल से, ठीक है। तो इसी बिल्कुल इसी तरीके से सेम हम एनर्जी डेंसिटी को जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। किस तरीके से मैं कहूंगी कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो मुझे पता चल गया कि वो क्वांटाइज्ड है, ठीक है, एनर्जी लेवल्स क्वांटाइज्ड होते हैं। इस तरीके से उसके एनर्जी लेवल्स मुझे बताने पड़ेंगे। लेट सपोज इसका अगर एनर्जी लेवल E1 एनर्जी के ऊपर है, ये दूसरा E2 के ऊपर है, ये तीसरा E3 पे है, ये तीसरा E4 पे है, तो मुझे पता चल गया कि इसकी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो किस रेंज से किस रेंज तक मौजूद है, E1 से E4 तक की रेंज में मौजूद है, ठीक है। एक खास रेंज ऑफ एनर्जी है, इस रेंज के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो सकती है, टोटल एनर्जी इस रेंज के अंदर हो सकती है, हायर एंड लोअर। लेकिन सारी की सारी एनर्जीज तो अलाउड नहीं है ना इस रेंज में भी। ये एनर्जी जो E1 से E4 तक जा रही है, इस रेंज के अंदर सारी की सारी एनर्जीज तो अलाउड नहीं है ना। तो मैं डेंसिटी को कैसे डिफाइन करती हूँ? मैं डेंसिटी को डिफाइन करती हूँ अलाउड एनर्जी स्टेट, ठीक है। अलाउड एनर्जी स्टेट्स कितनी है, डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी स्पेस, जो भी है एनर्जी रेंज, एनर्जी टोटल एनर्जी कितनी थी, ठीक है। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इज डिफाइंड बाय एनर्जी डेंसिटी। हम किसको कहते हैं? इसको हम डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का मतलब होता है एनर्जी डेंसिटी ऑफ अलाउड एनर्जी स्टेट्स, यानी कि कितनी एनर्जी स्टेट्स अलाउड है डिवाइडेड बाय पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनर्जी स्पेस। तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल एनर्जी रेंज इतनी थी, उसमें से इतनी स्टेट्स जो है वो अलाउड है, तो इसकी भी इस क्वांटिटी की हमें जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक देखेंगे, उसके बाद फिर हम डेंसिटी ऑफ स्टेट्स देखेंगे कि इसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, क्या होती हैं ये। और जब हम ये दोनों चीज़ों को पढ़ लेंगे तो फिर हमें ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एवरेज एनर्जी इलेक्ट्रॉन की निकालना आ जाएगी। अच्छा, ये है सबसे पहले फर्मी ड्राग डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला है फर्मी ड्राग डिस्ट्रीब्यूशन का वो ये है। फर्मी ड्राग डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला, इस वाले फॉर्मूले के अंदर आप देख सकते हैं कि EF इज द फर्मी एनर्जी और KBT इज द थर्मल एनर्जी, दिस इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। एक्सपोनेंशियल के अंदर ये चीज है। तो दो चीजों को यहाँ पर फोकस किया हुआ है। एक तो ये कि हमें ये देखना होगा कि अगर हम 0 केल्विन के ऊपर हैं, यानी कि हमारा टेम्परेचर बहुत ही मिनिमम है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फर्मी एनर्जी से कम हो। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो अब यहाँ पर अगर हम देखें, E इज लेस देन EF है, E इज लेस देन EF। तो E जो अगर लेस देन EF है, तो जब E माइनस EF करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या चीज आ जाएगी?
1 अपॉन ई की पावर माइनस कोई फैक्टर आ जाएगा, ठीक है, -1 अपॉन और केबीटी, और ये जो चीज है ये क्या है, 0 केल्विन है, तो डेफिनेटली ये इन माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी ये चीज। और एनीथिंग ई की पावर एक्सपोनेंशियल पावर माइनस इन्फिनिटी जो है वो क्या होता है, वो 0 होता है। तो ये 0 + 1 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ये कहते हैं कि 0 केल्विन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फर्मी एनर्जी से कम है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 100% चांस है इस बात का कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फर्मी लेवल से कम हो सकती है, ठीक है। और अगर हम ये कहें कि इलेक्ट्रॉन, हम ये देखना चाहते हैं कि क्या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फर्मी एनर्जी से ज्यादा हो सकती है, इस चीज को हम चेक करना चाहते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है, क्या प्रोबेबिलिटी है इस बात की। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें ये पता चलता है कि चूंकि एनर्जी ई इज ग्रेटर है, ई इज ग्रेटर देन ई एफ, ई इज ग्रेटर देन ई एफ, तो ये जो सब्ट्रैक्ट करके जब हमारे पास आंसर आएगा तो ये आएगा कोई चीज प्लस में, और 1/0 नीचे टी जो है वो हमारा 0 ही है, तो ये प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। और एक्सपोनेंशियल है, प्लस इन्फिनिटी है, तो ये आपको पता है क्या होगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगी ये चीज यहाँ पर, विच गिव्स यू 0। तो फर्मी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ई हो और वो कैसी एनर्जी हो, वो फर्मी एनर्जी से ज्यादा हो, इस बात की बिल्कुल कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लोअर एनर्जी स्टेट से फिल होते 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 हायर फर्मी स्टेट्स तक फिल हो गए, और उससे ऊपर हाई एनर्जी लेवल का कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। लेकिन अगर टेम्परेचर जो है वो 0 केल्विन से ज्यादा हो जाए, कोई रूम टेम्परेचर हो जाए या कोई और टेम्परेचर हो, लेकिन 0 केल्विन ना हो, उससे ज्यादा हो, तो फिर क्या होगा। तो उस सूरत के अंदर हम ये कहते हैं कि कुछ स्टेट्स फर्मी लेवल से बिलो अनऑक्युपाइड होंगी, और उस फर्मी लेवल से अबव कुछ स्टेट्स ऑक्युपाई होंगी, ठीक है। और इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, इस बात की प्रोबेबिलिटी है हाफ। जो किस बात की प्रोबेबिलिटी, कि कुछ यहाँ पर स्टेट्स अनऑक्युपाई हो जाएं और कुछ ऑक्युपाइड हो जाएं, ठीक है। अब चूंकि टेम्परेचर ज्यादा हो गया, ये टेम्परेचर अब ज्यादा है, टी 0 था, लेकिन ये टी जो है वो ग्रेटर देन 0 हो गया, तो अब जो स्टेट्स फिल अप हुई हुई थी वो क्या होंगी, एनर्जी लोअर एनर्जी स्टेट्स एम्प्टी हो जाएंगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो अब इस जगह पर होंगे, ठीक है। या अगर टेम्परेचर थोड़ा सा और बढ़ गया, हाई टेम्परेचर पे हम चले गए, तो थोड़ी सी एनर्जी लेवल्स यहाँ पर भी एम्प्टी हो जाएंगे और ये पूरे फिलअप हो जाएंगे, यानी कि फर्मी लेवल से कुछ स्टेट्स नीचे और कुछ स्टेट्स अबव एनर्जी लेवल्स एम्प्टी हो जाएंगे और एनर्जी लेवल्स फिल हो जाएंगे, फर्मी लेवल से नीचे एम्प्टी हो जाएंगे और फर्मी लेवल से अबव फिल हो जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी ये पॉइंट कि दिस इज एप्लीकेबल इन एन एनर्जी रेंज के बी टी। टेम्परेचर अगर है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाली लाइन इधर आ रही है, ये जो रेंज है एनर्जी की ये के बी टी है। अगर हायर टेम्परेचर है तो और ज्यादा ये रेंज बढ़ गई है कि फर्मी लेवल से अबव एनर्जीज ऑक्युपाइड हो जाएंगी और ये ऊपर जो है वो क्या हो जाएंगी, एम्प्टी होती चली जाएंगी। तो यहाँ पर दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन हमें ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन्स अगर 0 केल्विन के ऊपर हैं तो सबकी सब एनर्जी जो होगी वो फर्मी लेवल तक ही होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। लेकिन अगर टेम्परेचर हाई है तो इस बात के चांसेस हैं कि फर्मी लेवल से बिलो कुछ एनर्जी स्टेट्स अनऑक्युपाइड होंगी और कुछ फर्मी लेवल से अबव हमें ऑक्युपाइड मिलेंगी एनर्जी स्टेट्स, ओके। तो दिस इज दी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसी की मदद से जो है वो हम आगे अपनी एवरेज एनर्जी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। तो यहाँ पर फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है। अब मैं सेकंड चीज डिस्कस करूंगी विच इज दी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की थोड़ी सी डेफिनेशन मैंने अभी आपको यहाँ पर बताई कि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स क्या होते हैं। डेंसिटी ऑफ स्टेट जो है वो हमें ये देखना होता है कि अलाउड वैल्यूज ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनर्जी जो है वो कितना है, ठीक है। टोटल एनर्जी रेंज आपकी इतनी यहाँ से लेके यहाँ तक है, फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर एनर्जी रेंज है आपकी, और उसके अंदर कितने अलाउड वैल्यूज जो है वो मौजूद हैं, तो उस वो हमारी कहलाएगी कि वो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है। अगर कितनी क्लोजली वो पैक्ड हैं, अगर बहुत ज्यादा अलाउड वैल्यूज होंगी तो डेंसिटी ज्यादा निकलेगी, ठीक है। अगर अलाउड वैल्यूज बहुत ज्यादा है, फॉर एग्जांपल मैं ये बात कहती हूँ कि एनर्जी
रेंज यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक है। तो फॉर एग्जांपल 100 हो गई ये टोटल, और ये एनर्जी रेंज जो है वो मेरी जो भी है एनर्जी रेंज। तो अब मैं यहाँ से जो है वो बता दूंगी, मेरे पास 100 स्टेट्स थी और एनर्जी रेंज मेरी वॉट एवर एनर्जी रेंज मेरी जो भी है यहाँ पर। तो बहुत क्लोजली पैक अगर ये बहुत ज़्यादा निकल रही है, लेट सपोज एक्स है ये, तो डेंसिटी बहुत ज़्यादा निकलेगी मेरी, और मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा अलाउड स्टेट्स मौजूद हैं। डेंसिटी ऑफ अलाउड स्टेट इज़ वेरी मच। हो सकता है कि यही बिल्कुल एनर्जी रेंज हो एक्स लेट सपोज टोटल, लेकिन उसमें अलाउड स्टेट्स 3 या 4 हों। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी 4 डिवाइडेड बाय होल एनर्जी रेंज। तो फिर मैं कहूँगी कि अच्छा भाई, ये जो डेंसिटी है, अलाउड एनर्जी डेंसिटी, वो बहुत ही कम है, यानी कि इतने पूरे रीजन, बड़े रीजन के अंदर सिर्फ 3 या 4 स्टेट्स अवेलेबल हैं। तो मैं कहूँगी डेंसिटी फंक्शन डेंसिटी ऑफ स्टेट इज वेरी लो। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर आपको मतलब समझ आ गया होगा कि व्हाट इज मीन बाय डेंसिटी ऑफ एनर्जी स्टेट्स। एक खास एनर्जी की रेंज के अंदर, एनर्जी की रेंज के अंदर हम ये देखते हैं कि कितनी अलाउड है वैल्यूज एनर्जी की, उसको हम डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कहते हैं। ठीक है, मैं एनर्जी लेवल्स की बात नहीं कर रही हूँ, एनर्जी लेवल इज डिफरेंट थिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट दी एनर्जी डेंसिटी। और जब हम स्टेट डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर दोनों क्वांटम नंबर्स को हमें कंसीडर करना होता है, एन को भी और एस को भी। और ये बात भी हम पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हुए हैं कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल के अंदर देखा भी था पिछले लेक्चर्स में, कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही जो है वो हमारे पास स्टेट्स होनी चाहिए, क्योंकि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि हर इलेक्ट्रॉन की स्टेट जो है वो अलग होगी। एक एनर्जी लेवल के अंदर वो आ सकते हैं, लेकिन उनकी स्टेट अलग होगी, उनकी स्पिन जो है वो डेफिनेटली जो है वो क्या होगी, अलग होगी। अच्छा, अब जो है वो हम क्या करना चाहते हैं, हम डेंसिटी ऑफ स्टेट्स निकालना चाहते हैं। इसकी जेड ऑफ ई करके बुक्स के अंदर लिखा होता है, बाज़ दफा जी ऑफ ई लिखा हुआ होता है। तो उसकी डेफिनेशन हमने देख ली कि व्हाट इज मीन बाय डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, एनर्जी स्टेट्स। अच्छा, अब हम ये इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। हम ये देख चुके हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक बॉक्स के अंदर ट्रैप है तो उसकी एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड होती है और इस फॉर्मूले के जरिए जो है वो निकलती है। और ये जो n क्वांटम नंबर है, बेसिकली n क्वांटम नंबर के मैंने बारे में आपको बताया था कि n क्वांटम नंबर हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन देता है, एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, और ये जो एनर्जी लेवल है ये बेसिकली या तो हम k कहें या n कहें। ठीक है, ये वेव नंबर है या n कहें, तो ये सेम चीज है क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम ये बात कह सकते हैं कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, और के जो है वो क्वांटाइज्ड होता है। या तो हम ये कह दें कि एनर्जी क्वांटाइज्ड है क्योंकि के क्वांटाइज्ड है, या हम ये कह सकते हैं कि के इसलिए क्वांटाइज्ड है क्योंकि यहाँ से हमारे पास के निकल कर आ ही रहा है कि हर मोमेंटम या हर वेव नंबर अलाउ नहीं है अब इलेक्ट्रॉन के लिए। तो हम या तो एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ के भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या हम एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ एन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो या तो हम ये कहें कि वेव नंबर क्वांटाइज्ड है या तभी एनर्जी क्वांटाइज्ड है, या फिर हम ये कह दें कि डायरेक्ट हम क्वांटम नंबर ले लें कि एन सारी वैल्यूज अलाउड नहीं है, कुछ वैल्यूज अलाउड होती हैं, वो क्वांटम नंबर्स को हम कंसीडर करके और डायरेक्ट हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकें। तो दोनों तरीके से कैलकुलेशन की जाती है। किसी जगह पे हम मोमेंटम स्पेस के जरिए जो है वो एनर्जी को डेंसिटी ऑफ स्टेट्स निकाल रहे होते हैं, और कहीं डायरेक्टली हम इस क्वांटम नंबर को कंसीडर करके एनर्जी डिफाइन कर रहे होते हैं। तो खैर बहरहाल हम आगे आते हैं। आगे हम देखते हैं कि किस तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम मालूम कर सकते हैं किसी भी एनर्जी स्टेट में। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है कि हम मालूम करना चाहते हैं किस स्टेट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मौजूद हैं। तो हम उस फॉर्मूले को कैसे हासिल कर सकेंगे कि पहले तो हमें ये पता हो कि वहां पर अलाउड एनर्जी स्टेट कितनी है और उन स्टेट्स को फिल करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ स्टेट्स जो है वो कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कितने हैं। इसकी मिसाल बिल्कुल इस तरह से है कि किसी क्लास के अंदर अगर 10 स्टूडेंट्स मौजूद हैं, कोई मुझसे पूछे कि भाई इस क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स मौजूद हैं, तो मैं फौरन काउंट करूंगी स्टूडेंट्स को और मैं बता दूंगी बहुत आराम से, क्योंकि मुझे वो स्टूडेंट्स अपनी नेकेड आई से नजर आ रहे हैं।
लेकिन अगर वो स्टूडेंट्स मुझे अपनी नेकेड आई से नजर ना आए, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अब मैं कैसे बता पाऊंगी कि भाई यहाँ पर किस तरह से कितने स्टूडेंट्स मौजूद हैं? तो अब मुझे ये पता होना चाहिए कि हाउ मेनी अवेलेबल चेयर्स आर देयर इन अ रूम। ठीक है। तो और चूंकि आज बहुत अच्छी क्लास होनी है, बहुत अच्छा टॉपिक हमने पढ़ना है, तो इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि हर स्टेट के फिल होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। तो मैं बता दूंगी कि अच्छा भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। तो मुझे अवेलेबल स्टेट्स पता है, अवेलेबल चेयर्स पता है, और मुझे प्रोबेबिलिटी पता है कि आज ज्यादा चांसेस हैं इस बात की, किसी ना किसी कंडीशन के तहत मैं बता दूंगी कि आज ज्यादा चांसेस है इस बात के तमाम के तमाम स्टूडेंट्स आए होंगे। ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स चूंकि हमें अपनी नेकेड आई से नजर नहीं आते, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी एनर्जी स्टेट्स अलाउड है, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कौन कौन सी हो सकती है, और उसको फिल अप करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है। तो जब मुझे ये दोनों चीजें पता होंगी, तो मैं उसकी मदद से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम कर सकती हूँ एक पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट के अंदर। ठीक है। और अगर एक मुझे पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट के अंदर नहीं मालूम करना, मुझे एक रेंज के अंदर मालूम करना है कि एक रेंज के अंदर जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पे कोई भी फंक्शन है, लेट सपोज, ठीक है, ये कोई भी फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स ऑफ वाई है। तो अब मैं बता सकती हूँ कि ये 0 से लेके y तक कितना है। ठीक है। अगर मुझे टोटल चाहिए 0 से लेके x तक, तो मैं ये पूरा यहाँ से यहाँ तक इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दूँ। ठीक है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मुझे ये पता करना है कि इस फंक्शन का क्या बिहेवियर है इन दिस रेंज, यानी कि x1 से x2 तक और इस y1 से y2 तक। तो मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दूंगी x1 से x2 तक, y1 से y2 तक। ठीक है। तो मैं जो भी मेरा फंक्शन है उसको मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंटीग्रेट करूंगी कि मुझे वो टोटल चाहिए या मुझे खास रेंज में चाहिए। तो अब ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैं निकाल रही हूँ, ये मैं निकाल सकती हूँ एक पर्टिकुलर रेंज में, कि इस एनर्जी से लेके इस एनर्जी तक के इलेक्ट्रॉन्स मुझे पता करने हैं, डेट्स इट। ठीक है। एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर मुझे पता करने हैं। जैसे मुझे पूरे इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतनी एनर्जी रेंज के इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, फर्मी एनर्जी के आसपास के इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो एक रेंज जो है वो मैं बता दूंगी कि इस रेंज के अंदर मैं इलेक्ट्रॉन्स निकाल रही हूँ, और वही एनर्जी की रेंज पे मैं इंटीग्रेट कर दूंगी। लेट सपोज लोअर एनर्जी, लेट सपोज हाई एनर्जी, उस रेंज में के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेरे पास आ जाएंगे कि इस रेंज से इस रेंज तक के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितने हैं। ठीक है। तो इस फॉर्मूले को मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, बजाय इसके कि मैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताऊं, मैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर एनर्जी रेंज के अंदर भी बता सकती हूँ। तो तब भी मुझे क्या चीज चाहिए होगी, तब भी मुझे डेंसिटी ऑफ स्टेट्स चाहिए होंगी, और मुझे प्रोबेबिलिटी फर्मी ड्राग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मुझे चाहिए होगा। अच्छा, अब हम ग्राफिकली इन स्टेट्स इन क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स को किस तरीके से शो कर सकते हैं, अगर हम गौर से देखें तो ये जो इक्वेशन है एन स्क्वायर एक्स प्लस एन स्क्वायर वाई प्लस एन स्क्वायर जेड, बेसिकली दिस इज इक्वल टू एन स्क्वायर, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो ये एक इक्वेशन है एक सर्कल की। तो मैं इस क्वांटम नंबर एन को अगर ग्राफिकली शो करना चाहूँ, तो मैं किस तरीके से शो कर सकती हूँ। मैं इसको एक स्फेरिकल शेप के अंदर मैं इसको शो कर सकती हूँ, इस वेक्टर को एन को। ठीक है। इसके 3 कंपोनेंट्स मैंने बना दिए, एन एक्स एन वाई एन जेड। और या तो मैं कह दूं कि ये मोमेंटम स्पेस है, के एक्स के वाई के जेड मैं उसको बोल दूं। तो मैंने बहरहाल इसको एन एक्स एन वाई और एन जेड इसको मैंने कह दिया। और ये जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल टोटल एन को, एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एनर्जी लेवल्स। अच्छा, अब चूंकि ये एन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो मैंने इसको, क्वांटम नंबर्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव नहीं होते। तो ये जो मैं स्फीयर बना तो रही हूँ, लेकिन मैंने अपनी खुद एनालिसिस करके बता दिया कि एन तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जाएं और थर्ड क्वाड्रेंट के ऑक्टेंट के अंदर जाएं और फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, क्योंकि ये 3 डायमेंशन है ना, तो 8 इसके हिस्से होंगे।
अच्छा, अब हम जो है वो ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इस रेंज के अंदर, यानी कि इस रेंज के अंदर, डी एन रेंज के अंदर कितने स्टेट्स जो हैं, कितने एनर्जी लेवल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो अगर हम एन से यहाँ से लेके यहाँ तक निकालेंगे तो पूरे एनर्जी लेवल्स हमारे यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे। फिर n प्लस डी एन तक एक छोटा सा हिस्सा ये हमने डी एन का ले लिया, तो n प्लस डी एन तक निकालेंगे तो ये सारे आ जाएंगे। लेकिन इन दोनों के दरमियान इस हिस्से के अंदर अगर हमें स्टेट्स चाहिए तो हम किस तरीके से निकालेंगे? n प्लस डी एन और n के दरमियान अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, n प्लस डी एन के दरमियान इंटीग्रेट करेंगे अपनी इक्वेशन को, तो हमारे पास वो एनर्जी लेवल्स आ जाएंगे जो इस रेंज के दरमियान होंगे। तो हम यही निकालना चाहते हैं, इसकी कैलकुलेशन अब किस तरीके से होगी। हमें ये पता है कि ये पूरा के पूरा पूरे के पूरा जो है वो एक 3 डायमेंशनल स्फीयर है, ठीक है? और डेफिनेटली टोटल अलाउड एनर्जी, टोटल जो रेंज है या टोटल एनर्जी स्पेस है वो कितना होगा? वो होगा एक पूरा वॉल्यूम एक स्फीयर का, और चूंकि हम 1/8 ले रहे हैं तो पूरा के पूरा जो एक एनर्जी रेंज है वो इसके बराबर होगी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स निकालने के लिए मुझे नंबर ऑफ अलाउड एनर्जी स्टेट्स चाहिए, और डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय द टोटल एनर्जी स्पेस, जो भी हमारे पास टोटल एनर्जी रेंज जो है वो क्या है, वो ये है, ठीक है? तो टोटल एनर्जी रेंज क्या हो गई, लेकिन हम जो है ना, टोटल एनर्जी स्टेट्स हमारे पास कितने हो गए? 4/3 पाई एन क्यूब। अच्छा, लेकिन अब हमें नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स जो है वो निकालने, बेसिकली दिस इज लेवल, ठीक है? दिस इज एनर्जी लेवल। तो अब हम इसको निकालेंगे n प्लस डी एन तक कि वो कितना है। तो उसकी उसमें n की जगह पर मैं n प्लस डी एन क्यूब रख दूंगी, इसको सॉल्व करूंगी, और एक ये रफ कैलकुलेशन यहाँ पर की गई है, यानी कि फाइनल वैल्यू में से मैंने इनिशियल वैल्यू जो है वो सब्ट्रैक्ट करके मेरे पास जो फॉर्मूला आ गया वो ये आ गया। इसमें मैं हायर ऑर्डर्स ऑफ एन स्क्वायर और डी एन जो है वो कैंसिल कर दूं, क्योंकि क्योंकि ये तो एक ऑलरेडी डिफरेंशियल एलिमेंट है ना। डिफरेंशियल एलिमेंट वैसे ही छोटा होता है, फिर जब आप इसका स्क्वायर या क्यूब करेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा। तो रफली मुझे पता चल गया कि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स मुझे अगर मालूम करनी है सर्टेन एनर्जी रेंज के अंदर, तो मुझे उसका फॉर्मूला जो मेरे पास आया वो ये आया। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये इन टर्म्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए, ये आ रहा है इन टर्म्स ऑफ एन। तो मैं अपने थोड़े से फॉर्मूले यूज करते हुए उसको कन्वर्ट कर दूंगी इन टर्म्स ऑफ ई। तो मुझे पता है एनर्जी और एन के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो ये है, ठीक है? और अगर मुझे एन चाहिए तो उसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके सारे फैक्टर्स को एन निकाल दिया। और अगर मुझे जो है ये एन स्क्वायर था, अगर एन चाहिए तो ये हो जाएगा। और अगर मुझे डी एन भी तो चाहिए, इसमें लास्ट इक्वेशन के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ से डी एन भी हमें चाहिए, तो डी एन जो है वो क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव ले लेंगे इस इक्वेशन का, और डी एन मेरे पास आ जाएगा ये। तो ये जो फॉर्मूला आ गया था डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का, वो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का डेंसिटी ऑफ एनर्जी लेवल्स है बेसिकली, एंड डिटरमाइंस द एनर्जी लेवल। तो ये जो है एन स्क्वायर की भी मैंने वैल्यू पुट कर दी, डी एन की भी वैल्यू मैंने पुट कर दी, और सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास जो है फॉर्मूला आ गया ये। और ये मेरे पास पूरा फॉर्मूला बन जाएगा ये, ठीक है? एन अगेन मैं आपको बता रही हूँ एन क्या चीज है। एन इज दी क्वांटम नंबर विच स्पेसिफाइज विच डिटरमाइंस एनर्जी लेवल, ठीक है? तो जितने भी हमारे पास एनर्जी लेवल्स होंगे, ठीक है, जितने भी हमारे पास एनर्जी लेवल्स होंगे, हर एनर्जी लेवल के अंदर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो हम क्या चीज मालूम करना चाहते हैं? एनर्जी डेंसिटी इन अलाउड एनर्जी स्टेट्स, नॉट एनर्जी लेवल, ठीक है? तो चूंकि हम स्टेट्स पता करना चाहते हैं और हमने पता क्या कर लिया है, हमने एनर्जी लेवल पता कर लिए है, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा? उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से हमने मल्टीप्लाई किया ताकि हमारे पास टोटल एनर्जी स्टेट्स आ जाए। तो टोटल एनर्जी स्टेट्स हमारे पास आ गई, उसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो जनरली डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का फॉर्मूला क्या बन गया? ये बन गया। और हमें ये बात पता चली कि ये तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज है भाई। अगर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री है किसी मेटल के अंदर, तो जो अलाउड एनर्जी स्टेट्स होती हैं वो तो कांस्टेंट ही नहीं है, वो तो चेंज हो रही है एनर्जी के साथ साथ। यानी कि अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया थोड़ा सा तो कुछ और अलाउड स्टेट होंगी, और अगर हमने थोड़ा सा और टेम्परेचर बढ़ा दिया तो कुछ और अलाउड स्टेट्स होंगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ एनर्जी
को हम थर्मल एनर्जी भी कह सकते हैं, ठीक है, केटी। तो अगर थर्मल एनर्जी ज़्यादा है रूम टेम्परेचर से और ज़्यादा अगर हम चले गए तो अलाउड एनर्जी स्टेट और ज़्यादा हो गई। ये बिल्कुल इस तरह की बात है कि अगर हम बहुत ज़्यादा हमारे पास कमरे में टेम्परेचर कम है, तो हम कह रहे हैं कि भई 3 चेयर रखी हुई है। अगर जो है वो टेम्परेचर थोड़ा-सा और बढ़ गया तो हम कह रहे हैं कि कमरे में 10 चेयर्स रखी हुई हैं। टेम्परेचर थोड़ा-सा और बढ़ गया तो हम कह रहे हैं कि भई कमरे के अंदर 20 चेयर्स रखी हुई हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे-जैसे हम हायर टेम्परेचर के ऊपर जाते-जाते हैं, तो ये जो अलाउड एनर्जी स्टेट्स होती हैं, ये भी बढ़ती चली जाती हैं। और ये उस वक़्त हो रहा है जबकि हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से कि बॉक्स के अंदर जो है वो फ्री हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं, ठीक है? पार्टिकल नेचर अब उनकी नहीं रही, प्योर पार्टिकल नेचर, ड्वेल नेचर है। क्वांटम मैकेनिकल लॉज़ हमने अप्लाई किए हैं। तो हमें पता चल गया कि उसकी एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड होगी इलेक्ट्रॉन की और कुछ एनर्जी लेवल्स अलाउड होंगे लेकिन ये मजे की बात अब हमें पता चली कि जो एनर्जी लेवल्स अलाउड हैं वो उनका नंबर भी चेंज हो रहा है एनर्जी के साथ साथ। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो अलाउड एनर्जी स्टेट ज्यादा हो जाएंगी, टेम्परेचर कम होगा तो अलाउड एनर्जी स्टेट जो है वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो ये जो है इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हैं, ये 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती हैं। एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, ठीक है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर और दूसरा किस चीज़ के ऊपर? टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है? यानी जितने ज़्यादा सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतने ज़्यादा जो है ना वो एनर्जी स्टेट्स होंगी क्योंकि हमें पता है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कोई एक एनर्जी स्टेट ऑक्यूपाई नहीं करता, सबकी अपनी-अपनी अलग एनर्जी स्टेट्स होती हैं, तो जितनी ज़्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी स्टेट्स होंगी। और दूसरी बात हमें यहाँ पर ये पता चल रही है कि ये जो एनर्जी स्टेट्स हैं ये टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। तो टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा अलाउड एनर्जी स्टेट्स जो है वो हो जाएँगी। तो हम लोगों ने इस लेक्चर के अंदर जो है वो अब तक जो हम लोगों ने चीज़ें देख ली वो ये देख ली कि क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी के अंदर क्या असम्पशंस हैं। बेसिकली इलेक्ट्रॉन एक ड्वेल नेचर रखता है, उसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होगी और उसके अलावा अगर हम जो फर्मी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिर्फ वो रोल प्ले करेंगे तो अच्छा भाई हम फर्मी इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्वांटम मैकेनिकली कैलकुलेट करने के लिए हमें फर्मी ड्राग डिस्ट्रीब्यूशन पता होनी चाहिए और डेंसिटी ऑफ स्टेट्स पता होनी चाहिए। वो हमने पता कर लिए कि वो क्या होते हैं। अब उनकी मदद से जो है वो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना सीखेंगे और नंबर ऑफ उसके अलावा हम एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला। थैंक यू।